नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर सत्य सनातन महाकुंभ पर हमारी ये विशेष पेशकश। महाकुंभ पर आपने शंकराचार्य को सुना, बड़े बड़े धर्माचार्यों को सुना, कथावाचकों को सुना, और साथ साथ जो देश की राजनीति में घटनाएं हो रही हैं उनकी भी चर्चा भी जरूरी है, क्योंकि वो भी एक ऐसी धारा है तो कभी रुकती नहीं है, बहती रहती लगातार। हर वक्त कुछ नया, हर वक्त कुछ नया विवाद, हर वक्त कोई नया राजनीतिक पैंतरा। तो अब हम जिन अगले मेहमान से आपको मिलवाएंगे और जिनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे आप धर्म पर बात कर सकते हैं, संस्कृति पर बात कर सकते हैं, इतिहास पर बात कर सकते हैं, विज्ञान पर बात कर सकते हैं, और राजनीति के तो वो मास्टर हैं। तो जोरदार स्वागत करें भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी का। सुधांशु जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। देखिए, आयोजन तो था महाकुंभ पर, लेकिन महाकुंभ में हमारे कार्यक्रम में आज कुंभ के साथ साथ केजरीवाल जी भी जो है बड़ी चर्चा में चल रहे हैं। तो किससे शुरुआत करना चाहेंगे आप? देखिए, महाकुंभ में कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। तो मेरा यह मानना है कि जो प्रारंभ करें तो वो अच्छे विचार से करें, धर्म के भाव से करें, उपद्रव वाले भाव से न करें। तो अच्छा, मुझे लगता है कि केजरीवाल माने उपद्रव, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। देखिए, ऐसा थोड़ी है कि उपद्रव। ये बताइए, अच्छा 2012 में शायद अक्टूबर के महीने में बिजली काट रहे थे। आज तक कोई आपको फॉर्मर चीफ मिनिस्टर याद है जो बिजली काटता हो? 2014 में कह रहे थे 26 जनवरी के समय वो प्रदर्शन कर रहे थे, धरना। हम लोगों ने कभी, जब आपातकाल लग गया तब भी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस को कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, और ये धमकी दी थी कि राजपथ को प्रदर्शनकारियों से भर देंगे। फिर आप आइए 2014 में 5 मार्च को भाजपा कार्यालय पर लाठी डंडे लेके उनके वर्किंग कमेटी के लोग, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड जो सर्वोच्च संस्था है, वो लोग आए थे। फिर 2018 में वो अपने चीफ सेक्रेटरी को घर में बुला के पीट रहे थे। अब मई 2024 में उनकी महिला सांसद जो अपॉइंटमेंट लेने गई, उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे थे कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचति तदरि केजरीवालस्य वचनद्वयम लात घूसा नाम कमर मध्य चटका नामक भंजनम। अब बताइए, आज जैसे ही आचार संहिता लगी, अब कह रहे हैं अब हम चलेंगे दिखाने के लिए, वो मुख्यमंत्री आवास दिखाओ, प्रधानमंत्री। अरे भाई, कल जब तक नहीं लगी थी आचार संहिता तब क्यों नहीं कर रहे थे? इसीलिए क्या करें, इनका स्वभाव ही अराजक हो गया है। और अब ये जो शीश महल है, जो उनका विलासिता का स्मारक है, अब वो इनके लिए इतनी बड़ी चुनौती बन गया है कि आम आदमी पार्टी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है, छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, और घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। देखिए, मैंने तो आपको ऑप्शन दिया था, ऑप्शन आपने ही चुन लिया। जिनको आपने उपद्रवी कहा उन्हीं की आपने पूरी लिस्ट बता दी है। नहीं, सागर मंथन में वो विष पहले निकला था, अमृत बाद में निकला। चलिए, अच्छा तो ठीक। लेकिन दिल्ली में आपको बताऊं लोग क्या कह रहे हैं, पहली बार शेर को सवा शेर मिला है भाजपा को। अब आप उनको हिंदू विरोधी साबित करके दिखाइए। पहले उन्होंने वो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू कर दिया, 18,000 रुपए उनको मानदेय देना शुरू कर दिया, और साथ में उन्होंने क्या किया, सनातन सेवा समिति बनाई है। आज आपके बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के जितने लोग थे ना, सब ले उड़े वो आज मंत्रों के बीच, साधु संतों के बीच माला वाला डाल करके बिल्कुल बढ़िया लग रहे थे केजरीवाल जी। देखिए, ऐसा है, हमारे देश में प्राचीन धर्म संस्कृति में पंचतंत्र की कथा सबने सुनी होगी। पंचतंत्र में एक भगत होता है और एक बगुला भगत होता है। तो पंचतंत्र की कथा सबने सुनी है, तो कौन भक्त है और कौन बगुला भक्त है ये भली भांति पता है। उदाहरण के लिए, जो राम मंदिर का जब तक निर्माण नहीं हुआ था, राम मंदिर के विरोध में खड़े थे, आज कहते हैं हम मंदिर के साथ हैं। तो मुझे लगता है कि जो कुछ, और दूसरी बात, आप देना चाहते दे देते ना। हमने महाराष्ट्र में कहा कि लाडकी बहनी योजना हम देंगे, तो हमने चुनाव आते आते 3 किस्त दे दी। हमने मध्य प्रदेश में कहा तो दे दिया, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले क्यों नहीं दिया? क्योंकि देना है ही नहीं। कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कदम पे हंगामा होना चाहिए। तो ये, अच्छा एक और बात याद करिए, ये बहुत बड़े धर्म के प्रतीक बन रहे थे। 2022 के गुजरात चुनाव में इन्होंने कहा था नोट पर गणेश लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। उसके बाद कभी सुना आपने? गुजरात का चुनाव गया, बीत गई, बात गई, उसके बाद कभी नहीं सुना। इसीलिए, और मैं एक और बात कहना चाहूं, जो हमारे यहां पुजारी हैं, जो धर्म का कार्य लेके चलते हैं, उनको कोई ये सोचे कि वो संपत्ति के लिए थोड़ी काम करते हैं।
उनको अगर ये होता तो मुगलों के जमाने और अंग्रेजों के जमाने में ही लोग अपनी तरफ कर लिए होते। वो ये देखते हैं धर्म किस तरफ चल रहा है। पुजारियों के लिए क्या कहा जाता है, नरोत्तम दास जी ने जब सुदामा चरित्र लिखा है तो उसमें लिखा है, जे तपके परलोक सुधारे तिनके नहीं कोई संपत्ति इच्छा, और मोर हिये हरिके पद पंकज 12,000 लो ले परीक्षा, और औरन को धन चाहिए बामन, बामन को धन केवल भिक्षा। ये जरूरत पड़ी तो भिक्षा मांग के भी जीवन यापन किया है, मगर धर्म के विषय में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। इसलिए केजरीवाल जी को गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। पुजारियों को धर्म का बहुत बढ़िया ज्ञान होता है और उन्हें भली बात ही पता है कि रामायण की कथा में जब रावण आया था माता सीता का हरण करने, तो वो साधु का वेश धर के आया था, वो साधु था नहीं। एक प्रश्न आ रहा है आपके लिए, लीजिए सर। भाजपा सरकार तो काम बहुत की, सड़कें, रेल पटरियां, स्टेशन, बंदरगाह, सागर के किनारे किनारे नदियों की सफाई, घाट आदि हर जगह सार्वजनिक जगह पर बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन खेद है, इतनी चौड़ी चौड़ी हाई सुंदर स्पीड वाली सड़कें बनी, पटरी का नाम नहीं है। अनेक दुर्घटनाएं पटरी के अभाव में हो रहा है। इसको कौन देखेगा, कौन बनाएगा? पटरी है नहीं, केवल सड़कें नजर आए। पटरी कहीं 1 फीट गहरा है, कहीं 1.5 फीट। अगर यही यह सरकार कर दे तो उसका सब कल्याण हो जाए, समाज का भी, देश का भी। अनेक दुर्घटनाओं से बच सकता है। रेल पर ध्यान दें, रेल पर ध्यान दें। तो मैं यही चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, अन्यथा, जबकि सभी लंबी लंबी यात्रा करते हैं। देखिए, जो रेल के बारे में कहा, सरकार पूरी सतर्कता के साथ सुरक्षा कर पे ध्यान दे रही, पर एक बात आपने मार्क किया होगा, रेल की दुर्घटनाएं पिछले 6 महीने में बढ़ी हैं। अब ये मैं केवल एक विचार दे रहा हूं, फूड फॉर थॉट, कि लोकसभा चुनाव के बाद से कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिनकी हिम्मत बढ़ गई है कि कभी रेल की पटरी उखड़ी रहती, कभी रेल की पटरी के ऊपर सिलेंडर आ जाता है, कभी कोई पत्थर ला के रख दिया जाता है, कभी दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी आ जाती है, कभी दर्जनों हवाई जहाजों में बम की धमकी के मैसेज आने लगते हैं। सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ ताकतें हैं जिनको लगने लगा है कि अब थोड़ी सी ताकत बढ़ गई है। ये वही ताकतें थीं जो 2014 से पहले कौन सा ऐसा इलाका नहीं था, चलती ट्रेन में धमाका होता था, चलती बस में धमाका होता था, रेलवे स्टेशन पे धमाका होता था, पार्क में धमाका होता था, लिखा रहता था छूना नहीं, धमाका हो सकता है। और देश का कौन सा ऐसा इलाका था यहाँ धमाका नहीं होता था? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ, वाराणसी, जयपुर, सूरत, गुवाहाटी, कोई ऐसा जगह ही नहीं बची थी जहां धमाके नहीं होते थे। वो सब कुछ शांत हो गया था। मगर पिछले 6 महीने में आया, पर आश्वस्त रहिए, सरकार पूरी सतर्कता और सजगता के साथ उनका भी पूरा यथोचित समाधान करने के लिए कृत संकल्पित है। हमारे सर ने जो है बड़ा अच्छा सवाल किया। ये तो हो ही रहा है। मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा कार्यक्रम में, और समय में आ जाऊंगा आपके पास। ये हो रहा है, आपने इसका जवाब भी दिया कि क्यों हो रहा है। लेकिन 14 के बाद एक परिवर्तन हो रहा है, माफ कीजिएगा, 24 के लोकसभा चुनाव के बाद एक परिवर्तन हो रहा है। ऐसी कौन सी प्राणवायु आप लोगों को मिल गई जो 4 जून को सारे आप सभी लोग जो हैं माथा पकड़ के बैठे थे, क्या हो गया, 240 पर आ गए, दनादन हरियाणा भी, और उसके बाद महाराष्ट्र तो ऐसे जीता, क्या हो गया अचानक भाजपा को? हमें कुछ नहीं हुआ, हम तो जहां खड़े थे वहीं खड़े थे। पर एक कहावत होती है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो क्या हुआ कि विपक्ष ने जो एक भ्रम का वातावरण बनाया था, वो भ्रम का वातावरण बदल गया। जनता को यथार्थ समझ में आ गया। एक भ्रम बनाया था कि साहब 400 पार हो जाएंगे, संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो झूठ और भ्रम का जो साम्राज्य था वो बदल गया। तो मतलब जनता को ये समझ में आया विपक्ष के लिए कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और रंगत समझ में आई, मगर आई देर से, कच्चा था बहुत, रंग उतरता चला गया। तो बस ये हुआ और समझ में आता गया लोग। लेकिन चूंकि अब आपके सामने चुनौती दिल्ली की है सुधांशु जी, आप 14 के जीत के बाद, मोदी जी की जीत के बाद देखें, आपने उस वक्त भी महाराष्ट्र जीता था, उस वक्त भी हरियाणा जीता था, दिल्ली हार गए थे। 20 में फिर यही हुआ, 19 में मोदी जी ने रिपीट किया, 303 हो गए, हरियाणा फिर जीते आप, महाराष्ट्र फिर जीते आप, दिल्ली फिर हार गए। दिल्ली में कैसे अश्वमेध का घोड़ा रुक जाता है? देखिए, दिल्ली में 2 बार जनता ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया और भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत दिया। 70 में 67 सीटें आज तक किसी पार्टी को नहीं मिली, 70 में 62 सीटें मिली। मगर उसके बाद जो बदलाव देखा है,
अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। आज उनके शीश महल के बारे में जो बातें आ रही हैं, मतलब लिखित में बातें हैं, इसमें कोई बचाव की गुंजाइश नहीं है, कितने करोड़ों रुपए लगाए गए। और आपको एक और बात बताऊं, वो कहते हैं ना पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ने क्या बुद्धि लगाई है। दिल्ली में एक फाइनेंशियल सर्विसेज रूल 2019 है, जो ये कहता है 10 करोड़ रुपए से ऊपर का अगर कोई भी खर्चा होगा तो वो कैबिनेट में जाएगा, यानी वो फाइल एलजी तक जाएगी। तो जानते हैं, शीश महल के अंदर जितने भी कायदे से अगर पूरा एक मकान का खर्चा होता तो एक ही साथ बिल पास होना चाहिए ना। आप अपना मकान बनवाते हैं तो एक ही बार में डिसाइड करते हैं ना, भाई कुल मिला के इतना खर्चा आएगा। उसमें क्या किया है, सब 9 करोड़, 9.5 करोड़, 9.25 करोड़, 9 करोड़ 34 लाख, 9 करोड़ 50 लाख, और एक बिल तो ऐसा है जो 9 करोड़ 99 लाख रुपए का है। तो आप सोचिए कि उन्होंने जो ये किया है। और उसके बाद याद करिए 27 अक्टूबर 2013, कोई जाके देख ले, शाम 4:55 पे केजरीवाल जी का ट्वीट है। वो कहते हैं शीला दीक्षित जी के आवास के बारे में, मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री के आवास में 15 एसी लगे हैं, मैंने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं, कौन भरता है इसका बिल। और आगे जानते हैं उनका क्या वाक्य है, मेरा कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गी झोपड़ियों में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री इतने आलीशान मकान में रह सकता है। और उसके बाद अगर आज आप उनका मकान देखें तो आपको पुराना कवि प्रदीप का वही गीत याद आएगा कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। वो तो उनके लोग तो नेता लोग तो आज कैमरा लेकर के पहुंचे हुए थे 6 फ्लैग स्टाफ रोड, दिखाइए हमको अंदर जाके। बीजेपी वालों ने कहां देखा है स्विमिंग पूल उनके घर में, कहां देखा है 8 करोड़ का पर्दा, कहां देखिए टॉयलेट की सीट, हमको भी दिखाइए। देखिए, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले तो उनके ही कंट्रोल में था, तब ले जाके दिखा देते। अरे हकीकत तो यह है कि जब स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई हुई और पुलिस ने सीसीटीवी मांगा तो सीसीटीवी तक तो दिखाए नहीं। अब कह रहे हैं साहब दिखाइए। बल्कि अब तो यह भी लग रहा था वो जिस उग्रता के साथ वहां घुसने की कोशिश कर रहे थे, कुछ उठाने या कुछ उखाड़ने के चक्कर में तो नहीं थे, क्योंकि इससे पूर्व ऐसा इस देश में हो चुका है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले में जाके वो लोग कुछ अपना उखाड़ के ले आए थे। तो हो सकता है कि उनके मन में ये बात रही हो, अन्यथा ये विशुद्ध नाटक लगता है, विशुद्ध नाटक। ये विषय आज तो चल नहीं रहा, 1.5 साल से चल रहा है। आपने तब क्यों नहीं लोगों को ले जाके दिखाया। और ये तो मैंने बिल बताए ना, ये तो बिल अवेलेबल है कि एक एक कुर्सी 8-8 हजार की है, जो प्लास्टिक वाली भी नॉर्मल कुर्सियां भी होती थी वो 8-8 हजार की है, इतने करोड़ के पर्दे लगे हैं, इतने करोड़ का ये लगा। ये तो बिल है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वो कहता है। चलिए अच्छा मान भी लें आपकी बात ठीक, केजरीवाल ने अपने प्लॉट में थोड़ी लगा दिया जाकर के, सरकारी मकान है, आज वो रह रहे, कल कोई और रहेगा। आतिशी रह रही थी ना अभी तक। अब यही हम बात कह रहे हैं, क्या वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है? उसका आदेश दिखा दें। जैसे 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री भारत का आधिकारिक निवास है, मोदी जी उसमें रह रहे हैं, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह रह रहे थे, उससे पहले अटल जी रह रहे थे, उससे पहले गुजराल जी, देवगौड़ा जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह जी, राजीव गांधी, जब से हम लोगों को बचपन से याद है वो सारे उसी में रह रहे थे। तो दिखा देना। तो अगर वो नहीं है तो, और दूसरा, अरे भैया ये तो ये कहते थे कि हम तो 3 कमरे के मकान में रहेंगे, हमें तो मकान चाहिए नहीं। और कहते नहीं थे, शपथ पत्र दिया था कि गाड़ी भी नहीं चाहिए, बंगला भी नहीं चाहिए, मकान भी नहीं चाहिए। और मैं एक और बात बता दूं, वो सरासर शरारत कर रहे थे या झूठ बोल रहे थे। किसी मुख्यमंत्री का काम 2 कमरे के फ्लैट में नहीं चल सकता। ये भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात। आपका इतना काम होता है, आपको ऑफिस भी चाहिए, कॉन्फ्रेंस रूम भी चाहिए, सारी चीज चाहिए, केवल जनता की भावनाओं का दोहन करने के लिए। यानी मैं ऑन द लाइटर नोट कहूं, जो आज 10 साल पहले कहते थे, वो पुराना गीत था ना चाहूं बंगला गाड़ी, ना चाहूं हीरा मोती, केवल जन लोकपाल केवल हमें दे, वो आज कह रहे हैं नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। और ऐसी नजर लगी है कि सांसद भी कह रहा बंगले पे, मंत्री रो रही है बंगले के लिए, और मंत्री दूसरा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कह रहा बंगले पे। ऐसी नजर लागी राजा तोरे बंगले पे कि समझ ही में नहीं आ रहा है। उनकी नजर लागी मोदी जी के बंगले पे। मोदी जी का बंगला दिखा, कह रहे खोलिए बंगला, हमको देखना है, इसमें 200 करोड़ का झूमर लगा है, इसमें कितने करोड़ का कालीन बिछा है, कौन से सोफे पे मोदी जी बैठते हैं, सब देखना है, दिखाइए जनता को। वैसे एक बात बताएं, आम आदमी पार्टी को गजब की जानकारी रहती है, अपना तो कुछ पता नहीं रहता, ना कल का पता ना पल का पता, और दुनिया भर का ज्ञान बगाड़ते रहते। हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है सीबीआई रेड करने वाली है, हमें पता चला है कि ये गिरफ्तार होने वाला है, हमें पता चला है ये होने वाला है, और उनकी पार्टी में क्या होने वाला उनको पता ही नहीं रहता। मतलब अपना सीएम का बंगले का दिखा नहीं पा रहे हैं,
अच्छा, मोदी जी के यहाँ क्या लगा है उनको बताया किसने? और इतना ही नहीं, उनको यह भी पता रहता है कि मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड होने वाली थी, और उनको यह भी पता था जब सीबीआई की रेड होती सिर्फ सीबीआई के लोग रहते ना, पार्टी का आदमी था नहीं। फिर कैसे उनको पता चला कि उसमें लॉकर में झुंझुना रखा हुआ था बच्चे का? कहते ना कि देखिए लॉकर में कुछ नहीं मिला, बच्चे को झुंझुना मिला। तो मुझे लगता है उनको यह नहीं समझना चाहिए कि वो दिल्ली की जनता को झुंझुना थमा देंगे और लोग उससे मान लेंगे। और गंभीरता से कहूं, प्रधानमंत्री भारत सरकार के आवास को और एक राज्य जो कि पूर्ण राज्य भी नहीं है उसके मुख्यमंत्री से तुलना करना निहायत ही हास्यास्पद और षड्यंत्रकारी है। भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली 5-6 देशों में से एक है। आपको पता है, हम एकमात्र देश है जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे है, जहां दोनों तरफ चीन और पाकिस्तान दोनों के पास आणविक शक्ति है और दोनों से हमारे संबंध मधुर नहीं रहे, पूर्व में युद्ध हो चुका है। तो भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री का घर होगा उसमें सुरक्षा के किस स्तर के उपाय चाहिए? कि आप ये चाहिए कि सिर्फ ये नहीं कि कोई गोलीबारी से बचाव करना है, उसमें मिसाइल से भी बचाव करने की संभावनाओं का हर चीज बोली नहीं जा सकती। एयर अटैक का भी होता है, ड्रोन से अटैक के लिए सिस्टम भी होता है, बायोलॉजिकल अटैक हो जाए, केमिकल अटैक हो जाए, और अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो उसके बचाव की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था भी होती है। अब अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कहे कि वो आईआईटी ग्रेजुएट है और आईआरएस है, वो ये तुलना करे, तो फिर या तो वो बचकानी बात कर रहा है या शातिरानी बात कर रहा है। और मेरे विचार से बचकाने तो वो हो नहीं सकते, वो शातिराने हैं। अरे और सीरियस नोट सुधांशु जी, कई लोग ये पूछते हैं जो उनके समर्थक हैं, भाई इसमें गुनाह क्या 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 क्रिमिनलिटी है इसमें? चले उन्होंने 40 करोड़ रुपया, एक सरकारी घर तो सरकारी है ना, सरकारी घर पर सरकार का पैसा लगवा दिया, इसमें क्राइम क्या है? हाँ, बता रहे हैं, हर चीज पे एक कैप होती है कि आप इतना पैसा लगाएंगे। आपने 6 बंगले अधिग्रहित किए, उसका कोई जस्टिफिकेशन दिया? इतने पेड़ काटे, आपने उसका वो लिया, क्लैरिफिकेशन लिया? वो नहीं लिया। अब दूसरी बात आती है, बिल्कुल सही बात है, पर सरकार के खर्चे की भी लिमिट होती है। आप करोड़ों करोड़ों के, मतलब 1 करोड़ के आप केवल पर्दे ही पर्दे का बिल सबमिट करेंगे तो मन में संदेह उत्पन्न होता है। सरकार का पैसा लुटाने के लिए नहीं होता है। अरे भाई, पर्दे होते हैं, कुछ हजार के पर्दे ले लीजिए, अच्छे से अच्छे पर्दे मिल जाते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है।